जैन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत हम तमस उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें ये जो दूसरा खंड है उसमें 19वां जो अध्याय है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये वैसे आखिरी उपन्यास का हमें लग रहा है आखिरी वीडियो है, क्योंकि अब ज़्यादा पेजेज बचे नहीं हैं, सिर्फ 20 पेज कम से कम है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरीके से आपका उपन्यास अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बाकी जो भी विद्यार्थी बाद में आए शुरुआत से ही लेक्चर को देखें। और ये हमारा व्हाट्सएप मैसेज का कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन्हें भी पेड क्लास में जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। रात को 10 बजे क्लास चलता है। जिसे भी लगता है कि हाँ, गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ना है वो जुड़ सकता है। बाकी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं आपको। उपन्यास का वादा हमने किया है छठे यूनिट का, तो वो तो हम करा ही रहे हैं। और बाकी आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार हमेशा रहता है कि कौन से विद्यार्थी हैं जो लगातार हमें फॉलो करें, एक ऊर्जा के हमारे केंद्र हैं। तो हमें उनसे उम्मीद रहती है कि वो ज़रूर सुनने के बाद कुछ ना कुछ लिखेंगे। बाकी ये देखिए 19वां लास्ट अध्याय लगभग चल रहा है। अध्याय तो लास्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वीडियो लास्ट लास्ट ही चल रहा है, ज़्यादा है भी नहीं। आप यहाँ पे देखिए कि जितने भी सांप्रदायिक दंगों का जो विभत्स रूप है और किस तरीके से पूरा दंगा फसाद फैल गया, और लास्ट में आप देखते हो कि रिचर्ड वगैरह है या जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने हवाई जहाज़ से दौरा करा दिया और सब लोग खुश हो गए, है ना? और नियति का देखिए खेल कि कितने लोग, लाखों लोग मर गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में सब चंगा दिखा दिया जाता है। शहर की सड़क पर निकलते ही पता चल जाता था कि माहौल बदल चुका है। मोहल्ला कुतुबुद्दीन की मस्जिद के सामने सड़क के पार 4 हथियारबंद फौजी कुर्सियाँ डाले बैठे हैं। सड़क पर चलते हुए हर चौक पर 2-3 फौजी बंदूकों से लैस किसी मकान के चबूतरे पर बैठे या सड़क के किनारे खड़े नजर आते। शहर में फौज तैनात कर दी गई थी। फसाद का चौथा दिन था। 18 घंटे का कर्फ्यू चौथे दिन बाद लगा, जब कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पर आज 5वें दिन कर्फ्यू की मियाद केवल 12 घंटे की कर दी गई। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कानो कान खबर फैल चुकी थी कि बख्तरबंद गाड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर भी मुशल्लह सिपाहियों के साथ शहर का दौरा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर घुड़सवार पुलिस के 2-2 सिपाही कमर में पिस्तौल लटकाए पले हुए आलीशान घोड़ों पर जगह जगह गश्त कर रहे हैं। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद थे। गलियों के अंधियारे हिस्सों में या नाकों पर अभी भी गिने चुने लोग बर्छी भाले लेकर और मुस्क बांधे लिप चुप कर बैठे नजर आते। पर कर्फ्यू लग जाने से और फौज तैनात कर देने से फसाद की स्थिति वो नहीं रही थी। लोग बाहर निकलने लगे थे। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी दाएं बाएं झांकते हुए जाने लगे थे। खबरों का रुख बदल गया था। सुनने में आ रहा था कि 2 रिफ्यूजी कैंप खोलने जा रहे हैं और 20 गांव वालों से आने वाले लोग ठहराए जाएंगे। कैंटोनमेंट और शहर के 2 सरकारी अस्पतालों में न केवल जख्मियों को भर्ती किया जाने लगा था, बल्कि मुर्दे भी उठ उठाकर इकट्ठे किए जाने लगे। हर खबर में डिप्टी कमिश्नर का नाम सुनने में आता था। पाइप मुंह में लगाए वो हर जगह मौजूद भी था। उनके बारे में सुनते थे कि कर्फ्यू के वक्त के बाद गश्त करते हुए उसने एक अस्पताल के बाहर एक युवक को देखा, 2 बार उसे ललकारा और फिर गोली से उड़ा भी दिया। सारे शहर को कान हो गया था कि अब दंगा फसाद नहीं हो सकता। कांग्रेस की ओर से एक स्कूल के अंदर रिलीफ दफ्तर खुल गया था और गांव वालों में से आने वाले लोगों की भीड़ लगी थी। वहां पर भी डिप्टी कमिश्नर 3 मरतबा हो आया था और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर सरकार मसलों को सुलझाना चाहती थी। सरकार का ये रुझान देखकर सार्वजनिक संस्थाओं के नेता बड़ी पहलकदमी दिखाने लगे थे। उधर सरकारी अफसरों में चुस्ती भी आ गई थी। यहाँ तक कि सियासी हलकों में भी डिप्टी कमिश्नर के बारे में राय बदलने लगा था। भले ही डिप्टी कमिश्नर साम्राज्यवादी वसीन का पुर्जा हो, मगर ये डिप्टी कमिश्नर महज पुर्जा नहीं है। ये तो बड़ी सूझबूझ वाला और हमदर्द आदमी है। उसी शाम जब डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के बाहर एक आदमी को गोली का निशाना बनाया, वो इतना बेचैन उठा कि रात भर सो नहीं पाया। प्रोफेसर रघुनाथ का तो यही कहना था कि आदमी वास्तव में प्रशासन के काम के लिए बना ही नहीं है। वो तो कोमल अनुभूतियों वाला किताबी आदमी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने इस काम पर लगा रखा है। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हाँ, कुछ सियासी लोग अभी भी इसे गालियां दे रहे होंगे और कह भी रहे होंगे सब इसी का किया गिराया है। दौरे पर निकले रिचर्ड की जीप गाड़ी हेल्थ ऑफिसर के घर के सामने रुकी। हेल्थ ऑफिसर को टेलीफोन पर खबर दे दी गई कि साहब आ रहे हैं, और खबर पाने पर वह अंदर अंदर फूला नहीं समा रहा था। और हेल्थ ऑफिसर ने जानबूझकर कोट पैंट के स्थान पर देसी पोशाक, सिल्क का कुर्ता और नीचे सरसराती पंजाबी सलवार और पेशावरी जूती पहन रखी। उसकी पत्नी ने चाय कॉफी का इंतजाम कर रखा। साहब के अंदर आते ही पाइप के तंबाकू की महक आंगनभर में फैल गई, पर डिप्टी कमिश्नर ने चाय नहीं पी, ना काफी। लगभग 5 मिनट तक खड़े खड़े ही बात कर हेल्थ ऑफिसर से हाथ मिलाते बोला, नाइस, वेरी नाइस। तुम्हें इन दिनों में भी अपनी पोशाक का खूब ध्यान रहता है। देसी पोशाक तुम पर बहुत फबती है। फिर हेल्थ ऑफिसर की पत्नी से हाथ मिलाते हुए बोला, आपके लिए अभी दिन नहीं चढ़ा है क्या? क्योंकि हेल्थ ऑफिसर की पत्नी अभी भी ड्रेसिंग गाउन में थी। फिर हेल्थ ऑफिसर को मुखातिब करके बोले, रेफ्यूजी कैंप में पानी के बंदोबस्त एक बार फिर देख लेना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस लहजे से कहा मानो अपने आप से बात कर रहा हो, और पानी निकालने की नालियां अभी तक खोदी नहीं गई। उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुराहट का मतलब था याद दहानी की 2 दिन पहले को कहा हुआ काम अभी तक नहीं हो पाया।
मैंने इंतजाम कर दिया है, आज से काम शुरू हो जाएगा, गुड डिप्टी कमिश्नर ने कहा और फिर मुस्कुराया। जिस गांव में औरतें और बच्चे कुएं में कूद गए हों वहां पर बीमारी फैलने का डर है, वहां आपको जाना चाहिए। हेल्थ ऑफिसर के कान खड़े हो गए। गांव के लोग भाग भाग कर शहर में आ रहे थे। मैं वहां क्या करने जाऊंगा, पर डिप्टी कमिश्नर को हर बात का ध्यान था। आज तीसरा दिन है, वहां पर लाशें फूल कर सड़ने लगी होंगी, कुएं में फौरन डिसइंफेक्टेंट के डालने होंगे ताकि कोई बीमारी ना फैले। कल से रोज सुबह आप जाइए, वहाँ बस का इंतजाम मैंने कर दिया है। तो मुसल्ह सिपाही आपके साथ जाएंगे, डर की कोई बात नहीं। डिप्टी कमिश्नर का हाथ न केवल शहर की नब्ज पर था बल्कि जिले भर के नब्ज पर था। हेल्थ ऑफिसर की पत्नी इस बीच कपड़े बदलकर और जूड़ा बनाकर चुस्त दुरुस्त बनकर आ गई थी। उसने चाय कॉफी का फिर से आग्रह किया तो डिप्टी कमिश्नर मुस्कुरा दिए। देयर विल बी टाइम फॉर द मिसेज कपूर, बट नॉट नॉट थैंक यू। फिर इसी तरह अपनेपन के स्वर में बोला, वेल आपको भी थोड़ी मदद करनी होगी। रेफ्यूजी कैंप में 2000 खाटें तो आज पहुंच जाएंगी, लेकिन कपड़े वगैरह का थोड़ा इंतजाम करना जरूरी है। एक छोटी सी स्त्रियों की रिलीफ कमेटी बन जाए तो अच्छा काम हो पाएगा। और रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रिचर्ड में ये बहुत बड़ा गुर था। ये बात इस ढंग से करता कि लगता कोई मामला मसीबरे के लिए उठा रहा हो, पर वास्तव में वो हुक्म देता हो, निर्देश होता हो। हेल्थ ऑफिसर की पत्नी भी फूली नहीं समाई। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, इससे बढ़कर उनके लिए क्या होगा। पर बिस्तर के किसकी कोई जवाब दे। रिचर्ड हेल्थ ऑफिसर को साथ लिए दौड़ी लाग कर बाहर आ गए। मुर्दों को जलाने के बारे में तुम क्या सोचते हो? मैं समझता हूँ ये काम म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से किया जाना चाहिए और आम लोगों को इसकी खबर देना जरूरी नहीं है। इससे तनाव फिर बढ़ सकता है। हेल्थ ऑफिसर 100% सहमत था। पहले से ही ऐसे किया गया है, गड्ढों में फेंके और जला दे। अब एक एक करके अर्थी उठने लगे तो फिर तनाव बढ़ेगा। हेल्थ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिर तो यही होगा फिर तो यही होगा कि जो है एक एक करके करेंगे तो मारकाट होगा। फिर सरकार से इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि सरकार उनके मुर्दों को भी ठिकाना लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कनखियों से हेल्थ ऑफिसर की तरफ देखा। क्षण भर के लिए वो ठिठक सा गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, वेल लेट्स गेट गोइंग, नो टाइम टू वेस्ट, और सिर हिलाकर जीप में सवार हो गया। 10 मिनट के बाद वह रिलीफ कमेटी के दफ्तर में, जहां शहर के चीना चीना लोग इकट्ठे हुए थे, सरदार की रिलीफ संबंधी योजना का ब्यौरा दे रहा था। बाजार खुल गए। कोयले की 4 वैगन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, 10 वैगन और मंगलवार तक पहुंच जाएगी। अभी कुछ दिन तक शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ में फौज भी तैनात रहेगी और पुलिस की गश्त भी जारी रहेगी। शहर में से लाशें उठवा दी गई हैं और इनको ठिकाने लगाने का काम सरकार खुद करेगी। पोस्ट ऑफिस आज दोपहर को खुल जाएंगे, लेकिन पिछली डाक को बांटने का काम हाथ में नहीं लिया जा सकता। बड़े पोस्ट ऑफिस में सारी डाक बाहर रख दी गई है। हाँ, रजिस्ट्री, चिट्ठियां और पैकेट बांट दिए जाएंगे। बोलते समय किसी किसी वक्त रिचर्ड का चेहरा लाल हो जाता और उसके ओठ थरथरा से जाते, मानो वो भाषण देने का अभ्यस्त ना हो। लेकिन कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं होता। रिफ्यूजी कैंपों में हम चाहेंगे कि पब्लिक संस्थाएं सरकार को सहयोग दे। राशन की सप्लाई का इंतजाम कर दिया गया है, टेंट लगा दिया गया है। हमें कुछ डॉक्टरों की जरूरत होगी, बहुत से वॉलंटियरों की भी, रिफ्यूजियों की भी। बोलते समय रिचर्ड की पैनी नजर ने सभा में बैठे अनेक व्यक्तियों को पहचान लिया था। उनका रुख भी भांप लिया। दहलीज के पास मनोहर लाल खड़ा था, काला मोटा मनोहर लाल, वैसे ही व्यंगपूर्ण अंदाज में बाहें छाती पर लपेटे खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर के एक एक वाक पर नाक भौं चढ़ा रहा था। ये वही आदमी था जो फिसादों के पहले बलवाइयों के वफद के साथ आया था और रिचर्ड के दफ्तर के बाहर ऊंचा ऊंचा बोलता रहा था। रिचर्ड की नज़र में ये आदमी यहाँ भी बकवास कर सकता था। दूसरा आदमी कम्युनिस्ट देवदत्त था। पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे 2 बार 3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। और ये आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिल बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा था। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय इसके अलावा और कोई बात नहीं करेगा। दफ्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ता, बख्शी तथा अनेक अन्य व्यक्ति थे जिन्हें वो जानता था। बहुत से वकील थे जिन्हें वो पहचानता था। इसी मजलिस में एक और आदमी भी था जो कांग्रेस में भी था, सोशलिस्ट पार्टी में भी था और सीआईडी खुफिया पुलिस में भी था। ये आदमी गड़बड़ भी कर सकता है, मीटिंग में सारे नारे लगाता हुआ वॉकआउट भी कर सकता है, सरकार को गालियां भी दे सकता है। पर रिचर्ड ने सीधी लाइन पकड़ी, शहर की स्थिति पर बहस होने ही नहीं दी, अपने सुझाव दिए और बैठ गया। अभी रिचर्ड के बैठने की देर थी कि लाला लक्ष्मी नारायण उठ खड़ा हुआ। हम डिप्टी कमिश्नर साहब को यकीन दिलाते हैं कि शहर की जनता और शहर की सभी संस्थाएं सरकार के साथ पूरा पूरा सहयोग करेंगी। हमारी खुशकिस्मती है कि तययोग इतना हमदर्द हकीम इस जिले में मौजूद है। इस पर रिचर्ड उठ खड़ा हुआ, रिलीफ कमेटी के कार्यकर्ताओं से विदा ली और बाहर निकल आया। लक्ष्मी नारायण और कुछ वकील भागते हुए कमरे से उसे जीप तक छोड़ने गए। मीटिंग कुल मिला के 15 मिनट में खत्म हो गई, पर तभी पीछे से दरवाजे की ओर से सहसा आवाज आया,
यहाँ सभी टोली इकट्ठे हुए हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले। हम किसी से डरते नहीं, साफ बात मुंह पर करते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार है कौन? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त अगर साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं है, साफ बात मुंह पर कहते हैं। मनोहर लाल ये बोले जा रहा था, पर उस वक्त तक जीप जा चुकी थी। बस बस, हमें इन बातों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं। रिलीफ कमेटी के कारकुन उठने लगे थे जब एक सज्जन ने उनके पास से गुजरते हुए कहा, निकाल लो गालियां, सरकार को क्या बना लोगे? इस वक्त सरकार को गालियां देने से तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? ओ बख्शी जी, आप भी ऐसी बातें कहते हैं? आप भी अब जाकर चरखा खाती है, ये गालियां साफ कीजिए, यानी जो गलियां हैं उसे साफ करें। सियासत आपके बस का रोग नहीं है, तो इतना चिल्लाता क्यों है? क्या मैं नहीं जानता कि फिसाद अंग्रेज करवाते हैं? गांधी जी ने एक बार फिर नहीं 10 बार कहा। फिर आपने क्या किया? क्या किया? क्या नहीं किया? मुस्लिम लीग वालों के पास आए और शहर में अमन रखने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करो। डिप्टी कमिश्नर के पास गए कि फौज बैठाओ और फिसाद को रोको, और हम कर ही क्या सकते हैं? और अब जब लोग बर्बाद होकर आए हैं, हमारा क्या फर्ज है? हम उनकी मदद करें या सरकार को गालियां दें? बड़ा आया इंकलाबी बनता है। हमने भी तो बहुत देखे हैं, हमसे ना बुलवाइए बख्शी जी। हम सब जानते हैं कांग्रेस के मेंबर रेफ्यूजी कैंप में सरकार से सप्लाई के ठेके ले आ रहे हैं। कहो तो नाम भी बता दूं। ठेके ला रहे हैं तो मैं क्या करूं? आप लोगों ने उन्हें कांग्रेस में भी चौधरी बना रखा है। तभी एक कारकुन मनोहर लाल के पास आया और मनोहर लाल की कमर में अपना हाथ देकर उसे वहां से ले चला। छोड़ो यार, हमने बहुत देखे हैं। यहाँ सब तोते बैठे हैं। गांधी जी वर्धा में बैठे हुए हुक्म देते तो यहाँ उस पर अमन होने लगता है, लेकिन खुद वहाँ कुछ नहीं सो सकते। डिप्टी कमिश्नर को यहाँ बुलाने का मतलब क्या था? पर उसका दोस्त उसे धकेलता हुआ फाटक तक ले गया। गेट पर पहुंचकर मनोहर लाल ने बड़बड़ाना छोड़ दिया। लाओ अब सिगरेट तो निकालो, 2 कस लगाया जाए। और दोनों दोस्त गेट के पास चबूते पर बैठ गए। डिप्टी कमिश्नर के चले जाने के बाद बख्शी जी के मन की स्थिति भी कुछ कुछ वैसी ही हो गई। फिसाद करवाने वाले भी तो अंग्रेज थे, और फिसाद रोकने वाले भी यही थे। और जो एक तरीके से भूखों मारने वाले भी अंग्रेज, रोटी देने वाले भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाले भी अंग्रेज हैं, और घरों में बसाने वाले भी अंग्रेज। पर जब से केवल इतना ही भर इस बार कहा गया कि जो बख्शी जी के दिमाग में धूल सी उड़ने लगी, बस केवल इतना भर ही कि बार बार कहते रहे अंग्रेज फिर बाजी ले गए, अंग्रेज फिर बाजी ले गया। पर शुरू से आखिर तक की स्थिति उनके काबू में आई नहीं। जिस बीच रिचर्ड शहर का दौरा कर रहा था, उसी बीच लीजा बोरियत से परेशान भी हो रही थी। अपने बेडरूम में से निकलकर वह बड़े कमरे में आ गई। अलमारियों में ठसर से भरी किताबें छाती का बोझ बनी थी। लगता समय की गति थम गई और कुछ भी हिलडुल नहीं रहा। हर चीज को लकवा मार गया था। अगर कुछ जीवित है तो गौतम बुद्ध और बोधिसत्व की आंखें, जो अंधेरे कोनों में छल और कपट से भरी असंख्य षड्यंत्रों की जाल बिछाती सी उनकी ओर देखा करती। शाम के वक्त इस कमरे में आते हुए उसे डर लगने लगता। जगह जगह खड़े बुत उसे विषैले सांपों के जैसे लगते। वो खाने वाले कमरे में आई। यहाँ का वायुमंडल कुछ कहीं अधिक शांत था। ये फूले थे, मध्यम रोशनी थी। यहाँ बुत नहीं थे, ना ही किताबें थी। यहाँ वातावरण में स्निग्धता थी। व्यक्ति यहाँ सब कुछ भूल सकता था, बहुत कुछ याद कर सकता था। ऐसी रोशनी प्रेम करने के लिए बनी थी, अलसाने के लिए, आलिंगनों और चुम्बनों के लिए। लीजा को अपना गला रूसा सा महसूस हुआ और आंखों में आंसू चुभते से लगे। अंदर ही अंदर फिर से कुछ घुमड़ने लगा और धीरे से उसकी बेचैनी भी बढ़ने लगी। इस कमरे की स्निग्धता भी असहनीय सन्नाटे में बदल गई। सहसा उसके अंदर अकुलाहट सी उठी, अपनी सिसकी को दबाती हुई। यानी वो एकदम वहाँ पे परेशान हो रही थी। एक तो दंगा फसाद, ये सारी चीज़ें। रिचर्ड तो वहाँ व्यस्त था, ये अकेले ही बरा मतलब पड़ी हुई थी। तो अकुलाहट सी उसे हुई और एक सिसकी भी निकली, और जो है उस तरीके से किचन की ओर जाने वाले बरामदे के पास जोर से चिल्लाई, वैरा। दूर कहीं से दीवारों की अनगिनत परतों को लांघती हुई वैसी आवाज़, मेम, मेम साहब। और कंधे पर झाड़ू लटकाए खानसामा ढुल की चाल चलता हुआ मेम साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। 4 बज रहे थे। वो जानता था क्या आदेश होगा, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे तक। जो मेम थी, साहब का धैर्य चुक जाता था, और जिस कमरे में भी होती चिल्लाकर बुलाती थी, बियर लगाओ बियर। ठंडी बियर मांगती। और लीजा हल्की सी कराहट के साथ फिर खेल खाने वाले कमरे में लौट गई। लीजा हाउस कोट पहने ही उसके सामने चली आई, और हाउस कोट की भी पेटी खुली थी। इस सुनसान बियावन में रहते हुए बियर के अलावा कुछ यहाँ रह भी नहीं गया था जिससे इंसान अपनी स्थिति को, अपने आप को भूल सके। रिचर्ड शाम को 8 बजे के करीब लौटा। लीजा नीचे में धुत सोफे पर ही पड़ी पड़ी सो गई। तिपाई पर बियर की बोतल में अभी भी कुछ घूंट बचे थे। सोफे के एक सिरे पर लीजा का सिर लुढ़क कर लटक सा रहा था, और उसके बाल उसके आधे चेहरों पर छितरा गए थे। हाउस कोट ऊपर खिसक आया था, जिससे घुटने नंगे हो रहे थे। डैम दिस कंट्री, डैम दिस वाइफ। रिचर्ड सोफे के सामने खड़ा खड़ा बुदवाया, यानी गुस्से में बोला उसने।
अपने घर में पहुंचने पर रिचर्ड दूसरी दुनिया में पहुंच जाता था। घर के अंदर इंग्लैंड की जिंदगी थी, उसकी निजी जिंदगी और उनकी समस्याएं, जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं था। बाहर की जिंदगी तो धंधा था, असल जिंदगी तो घर के अंदर थी, जो उसकी निजी जिंदगी थी। अलावा उस अध्ययन के, जिसमें वह घर और बाहर दोनों को भूल जाता। वो सोफे के एक सिरे पर बैठ गया और आगे बढ़कर लीजा को गाल पर चूम लिया, अपना फर्ज निभाते हुए औपचारिकता में रात को कभी कभी जिसे उत्तेजना और आग्रह के साथ इस देह को बाहों में भरा करता था, इस वक्त यही देह उसे स्थूल और मांसल और अनाकर्षक लग रही थी। लीजा का वजन फिर से बढ़ने लगा था और उसकी आंखों के नीचे घुमड़ बनने लगे थे। बोरियत की काट वो मोटी भी हो रही थी। हर बार घर लौटने पर वह लीजा को इस स्थिति में देखता तो उसका मन भी खिन्न उठता। लीजा, उसने आगे झुककर लीजा के कान में कहा और हाथ बढ़कर उसके माथों पर से बाल हटा दिए। लीजा गनुदगी में थी। रिचर्ड ने उसे कंधे से हिलाया, फिर ये देखकर कि लीजा इस स्थिति में नहीं है कि मेज पर बैठकर भोजन करे, उसे उसके बिस्तर में लिटा देना ही मुनासिब होगा। उसने दायां हाथ लीजा की गर्दन के नीचे दिया और बायां हाथ घुटनों के नीचे, और लीजा को उठाकर कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी रिचर्ड को लगा जैसे नीचे नीचे से लीजा का हाउस कोट गीला हो रहा है, और वो फिर उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, जिस ओर लीजा की टांगे रही थी। वहां पर सोफे की सीट पर गोलाकार में सोफे का एक हिस्सा गीला हो गया। लीजा ने सोफे पर पेशाब कर दिया था। रिचर्ड का मन भी तृष्णा से भर उठा। पेशाब की तीखी गंध उसकी नाक में गई। रिचर्ड ने खड़े खड़े ही सिर हिला दिया। कहानी फिर से दोहराई जाने लगी। अभी लीजा साल भर के घर में लंदन में बिता कर आई। उससे पहले वो ऊब कर भारत से भाग गई थी। वो फिर भाग जाएगी, या तो फिर से चली जाएगी, या फिर मुझे अपनी तब्दीली किसी दूसरी जगह करवानी पड़ेगी। सोफे की ओर देखकर उसे सहसा एक अनोखी सी बात याद आ गई और वो मुस्कुरा दिया। ये सोफा उसने ये तब्दील तब्दील होने पर कमिश्नर लॉरेंस से लिया था, जो स्वयं तब्दील होकर लखनऊ जा रहा था। और जब बाद में उसने सोफे पर से कपड़ा उतारा था, तो उसके नीचे भी वैसा ही भद्दा चटाक नजर आया था जैसा अब आ रहा है। और उसने सुन रखी थी कि कमिश्नर की पत्नी भी बोरियत का शिकार थी। वो भी नशे में धुत होती या रोते रोते हंसते हंसते सोफे को गीला कर देती। और कमिश्नर भी जगह जगह अपनी तब्दीलियां करवाता फिरता, और अंत में उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी और फौज के एक युवा कप्तान के साथ ब्याह कर लिया था। रिचर्ड ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर सोफे की ओर। इस घर का भी कुछ ऐसा ही हसरत था, उसने मन ही मन कहा, और लीजा को उठाए हुए उसे बेडरूम की ओर ले गया। बेडरूम तक पहुंचते पहुंचते लीजा जग गई। कुछ नशा भी उतरने लगा। क्या है रिचर्ड, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा गाउन नीचे से गीला हो रहा है। लीजा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जा रहा हूँ। पर लीजा ने इस उत्तर का स्पष्टता ग्रहण नहीं किया। लीजा को उसने बिस्तर के पास रखी आराम कुर्सी पर बिठा दिया। खाना खाओगी लीजा? खाना? कैसा खाना? रिचर्ड का मन हुआ उसे दोनों कंधों पर से पकड़कर झिझोड़ दे, वो फौरन जाग जाएगी, पर उसने ऐसा किया नहीं और दोनों हाथ कमर पर रखे उसे घूरता रहा। लीजा ने चित्ते बालों के बीच सिरे ऊपर उठाया। रिचर्ड, तुम हिंदू या मुसलमान? और ये कहकर वह हौले से हंस दी। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। लीजा ने कहा, तुम दिन का खाना खाने आए हो या रात का? रिचर्ड को क्षण भर के लिए लगा जैसे लीजा व्यंग कर रही है कि वह इतनी ज्यादा नशे की खुमारी में नहीं है जितना बन रही है। इस पर वह उसके सामने पलंग पर बैठ गया और उसके बाजू पर हाथ रखकर बोला, आजकल मुझे बहुत काम है लीजा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, बहुत काम है। शहर में अनाज की मंडी जल गई है और देहात में 103 गांव जल गए हैं। 103 गांव जल गए और मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोई रही और मुझे पता ही नहीं चला। फिर शिकायत के लहजे में बोली, मुझे बता तो दिया होता रिचर्ड, मुझे जगह कर ही बता दिया होता। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई और मुझे तुमने बताया ही नहीं। सो जाओ लीजा, कपड़े बदल कर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। तुम मेरे पास बैठो, मैं अकेली नहीं सो सकती। तुम सो जाओ लीजा, अभी मुझे बहुत काम करना है। इतने गाँव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है? अब तुम्हें और क्या काम है? रिचर्ड ठिठक गया। क्या लीजा व्यंग कर रही है? क्या उसके दिल में मेरे प्रति घृणा पैदा होने लगी है? वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है? नशे में डूबे हुए सभी व्यक्तियों की तरह लीजा भी जो मन में आता वही कह देती। वो कुर्सी पर से उठी और लड़खड़ाती हुई पलंग पर आकर रिचर्ड से सट कर जा बैठी। फिर अपनी बाहों को रिचर्ड के गले में डालकर अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। नहीं, ये नफरत नहीं हो सकती। उसने अनजाने में ही ये वाक्य कह दिया होगा। तुम उसे प्रेम करते हो, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। फिर रिचर्ड के बाल चलाकर बोली, कितने हिंदू मरे और कितने मुसलमान? रिचर्ड, तुम्हें तो सब मालूम होगा, अनाज मंडी क्या होती है। रिचर्ड चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसकी ओर देखते हुए किसी वक्त रिचर्ड के मन में लीजा के प्रति घृणा का भाव भी उठता। जितना ज्यादा वो नशा करने लगी थी, उतना ही ज्यादा वो उसके लिए अनाकर्षक होती जा रही थी, मांस का लोथड़ा बनती जा रही थी। इस तरह का रिश्ता ज्यादा दिन तो चल नहीं सकता था। रिचर्ड की आंखें लीजा के चेहरे पर ठिठक रही थी। लीजा के प्रति उसकी भावनाएं भी स्पष्ट थी नहीं। इस लड़की से विवाह संबंध बनाए रखे या तोड़ दे, ये सवाल भी अपने आप कैरियर के संदर्भ में ही सोचा जा सकता था। इस वक्त उसके कैरियर में एक निर्णायक घड़ी भी आ गई थी, जिसमें एक नाजुक सा संतुलन बनाना बहुत जरूरी था। ये देखना निहायत जरूरी था कि जनता का असंतोष ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ना भड़के। अभी तक उसने सब काम बड़ी समझदारी और कुशलता से किया था। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित भी थे। हर बात सटीक बैठी थी, इसलिए इस समय लीजा को जैसे तैसे साथ बनाए रखना जरूरी था। उसने आगे झुककर लीजा को गाल चूमा। सुनो लीजा, रिचर्ड ने उत्साह से कहा, मुझे कल सैयदपुर जाना है, एक कुएं में डिसइंफेक्टेंट डलवाना है जहाँ कुछ औरतें डूब मरी थी। तुम भी साथ क्यों नहीं चलती? उधर से हम मोटर में टेक्सिला की ओर निकल जाएंगे, टेक्सिला का म्यूजियम देख लेंगे, क्या कहती हो?
वो सारा इलाका बड़ा सुंदर है। लीजा ने उन्नीदी आंखों से रिचर्ड के चेहरे की ओर देखा। मुझे कहाँ घुमाने से चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गांव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। नहीं नहीं, घर में बैठे रहने में क्या तुक है। अब स्थिति बदल गई है, अब तुम घूम फिर सकती हो। रिचर्ड ने उत्साह का स्वांग बराबर बनाए रखा। अब हम एक साथ घूम फिर सकते हैं। यहाँ का देहाती इलाका सचमुच बड़ा सुंदर है। उस दिन उस सैयदपुर में ही फलों के बाग के पास से गुजरते हुए मैंने लार्क पक्षी की आवाज़ सुनी। इस मौसम में वो लार्क पक्षी मिलता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस गर्म देश में भी यह पक्षी लहता है। मैं हैरान हो गया। और भी तरह तरह के पक्षी मिलते हैं जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये वही जगह है जहाँ औरतें डूब मरी हैं? हाँ, वही कुएं के साथ ही नदी बहती है और नदी के पार ही फलों का बाग है। एक हल्की सी मुस्कान लीजा के होठों पे आई और वह रिचर्ड के चेहरे की ओर देखती रही। तुम कैसे जियो हो रिचर्ड? ऐसे स्थानों पर भी तुम नए नए पक्षी देख सकते हो, लार्क पक्षी की आवाज़ सुन सकते हो। इसमें कोई विशेष बात नहीं है लीजा। सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। यदि 103 गांव जल जाएं तो भी नहीं, तो भी नहीं। रिचर्ड ने तनिक रुककर कहा, ये मेरा देश नहीं है लीजा। लीजा, ना ही ये मेरे देश के लोग हैं। लीजा रिचर्ड के चेहरे की ओर देखती रहेगी। मगर तुम तो इन लोगों के बारे में किताब लिखते जा रहे हो रिचर्ड, इनकी नस्ल के बारे में, वही ना? किताब लिखना और बात है लीजा, उसका प्रशासन से क्या मतलब? लीजा को फिर से गुमसुम देख रिचर्ड बोला, आज मैंने हेल्थ ऑफिसर की पत्नी से कहा कि रिफ्यूजियों के लिए सामान इकट्ठा करे। यहाँ पर गांव से आने वाले रिफ्यूजियों के लिए 2 कैंप खोले जा रहे हैं और मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम इस काम में हाथ बटाओगी। फिर अपने सुझाव को अधिक स्पष्ट करते हुए बोला, सिपा रिफ्यूजियों के लिए कपड़ा, रिफ्यूजी बच्चों के लिए खाना पीने की चीज और खिलौने तुम इकट्ठा कर सकती हो। इससे तुम्हें घूमने फिरने का मौका मिलेगा। लीजा फिर भी चुप बनी रही। रिचर्ड ने फिर झुककर लीजा का गला चूमा और दाएं हाथ से उसके बाल सहलाते हुए बोला, मैं नहीं रुक सकता लीजा, मुझे बहुत काम है इस वक्त, मुझे अपने दफ्तर में होना चाहिए था। और वो उठ खड़ा हुआ। फिर मिलूंगा लीजा, मेरा इंतजार नहीं करना और देहात में चलने के लिए सुबह तैयार रहना। हम 8 बजे निकल जाएंगे। और वो कमरे से बाहर निकल गया। लीजा देर तक बैठी खुले दरवाजे की ओर देखती रही और उसके शरीर में सिरन सी दौड़ गई। कमरा फिर सायं सायं करने लगा। अब यहाँ पे देखिए जो 20वां अध्याय है वो शुरू होता है। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे बस केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हैं, कितने माली नुकसान हुए। रिलीफ कमेटी का कार्यकर्ता रजिस्टर खोले झल्ला कर कहता, फिर रिफ्यूजी थे कि समझते ही नहीं। दिन भर बैठे रहो, रजिस्टर काला कहते और शाम के वक्त लिस्ट तैयार करने लगते तो 2 गांव के आंकड़े भी पूरे नहीं हो पाते थे। इन्हें कौन समझाए? इनसे रूखा भी नहीं बोला जा सकता, दफ्तर में भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। सभी बड़े चले आते हैं, एक ही जगह 3-3 एक साथ बोल रहे हैं। कभी कभी कार्यकर्ता को लगता कि रिफ्यूजी दफ्तर में बैठे सैकड़ों रिफ्यूजी एक साथ बोल रहे हैं और उन्हीं के कान में अपनी अपनी कहानी चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है, बेदर्द होकर बेघर घर बेसरो सामान हमारा सब कुछ कहाँ लुट गया। रिफ्यूजी किस्सा ना छेड़े तो 2 मिनट में पूरे गांव के आंकड़े लिए जा सकते हैं, पर ये लोग ऐसे ही बताते हैं। मुझे ये सब नहीं सुना, मुझे आंकड़े दो आंकड़े। पर मेज के सामने बैठा करतार सिंह हाथ बांधे बैठा कहे जा रहा है, ओ मैं उस ना फिर कहा इमाद खाना, हम खेल बड़े हुए, तुम मुझे भूल गया। सुबह का वक्त है बाबूजी, वाह गुरु झूठ ना बोलावे, इमदाद खाना ने पहले मुझ पर वार नहीं किया। बाबू परेशान हो उतरा। वो आंकड़े मांगता और लोग सब अपनी गाथा सुनाते। गड़ासा सीधा मेरे माथे पर लगा, इस आंख पर लगा। क्यों बाबूजी, मेरी आंख बच जाएगी? दादा कहने लगे। बंता सिंह, आंख पर से पट्टी नहीं खोलना। मैंने पट्टी नहीं खोली। ये आंकड़े नहीं थे, ये तो बवेला था। अब एक और आदमी मेज के सामने आ बैठा। आंकड़ों वाला बाबू मेज पर आंख से उठाए बिना सवाल पूछे जा रहा था कि भाई अपना नाम बताओ। तो बताया, नाम हरनाम सिंह, वल्दियत नाम हरदाम सिंह, और इनके वल्दियत यानी किसके जो पुत्र हैं गुरदयाल के। मौजा मौजा कहाँ है? ढोक इलाही बख्श में, तहसील नूरपुर। कितने घर हिंदू सिखों के थे वहां पे? केवल एक घर मेरा। बाबू ने सिर ऊपर उठाया। बड़ी उम्र का एक सरदार सवालों के जवाब दिए जा रहा था। तुम बचकर कैसे आ गए? करीम खान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। शाम को जब बाबू ने उंगली का इशारा करके उसे बोलने से बंद किया, जानी नुकसान? नहीं जी, मैं और मेरी घरवाली बच गए। बेटा इकबाल सिंह नूरपुर में था तो उसका कुछ मालूम नहीं। बेटी जसबीर कौर सैयदपुर में थी, वो कुएं में डूब मरी। बाबू ने फिर उंगली का इशारा करके उसे चुप करा दिया। सीधा कहो, जाने नुकसान। एक बेटी डूब मरी, मगर वो तुम्हारे गांव में तो नहीं मरी ना? जी नहीं, ये आंकड़े अन्य गांव के हैं। माली नुकसान, दुकान जल गई, सारा सामान लूट गया। एक ट्रंक था, वो भी चोरी हो गया, पर उसमें से 2 सोने के कड़े, और वह ट्रंक मैंने खुद ही एहसान अली को दे दिया। राजू उसकी घरवाली बड़ी नेक बख्त थी। बाबू की उंगली फिर से खड़ी हो गई और हरनाम चुप हो गया। दुकान कितनी लागत की होगी? क्यों अंतो, कितनी की होगी? कुल लागत बताइए, सामान समेत जितना भी हो। ये 7-8 हजार। पीछे जमीन थी, कुछ 10 हजार लिख लो। जी लिख लीजिए। कोई माल बरामद करना है? जी, एक बंदूक, दोनाली बंदूक है, वो अंधेरों में जलालुद्दीन जलालुद्दीन सूबेदार के घर में रखी है।
तुम तो अधीरों के नहीं हो, तुम तो ढोकिलाई बख्श के हो ना। जी, हम ढोकिलाई बख्श से भाग गए थे। पहली रात तो हम नदी के किनारे-किनारे भागते रहे। दिन हुआ वक़्त हम एहसान अली के घर में रहे, रात को फिर चलते रहे। दूसरे दिन अधीरों में जलालुद्दीन ने हमें पनाह दी। बड़ा भला आदमी था। उसने हमें अलग से बर्तन दिए कि अपनी रसोई आप कर लो, बस-बस छोड़िए इस सूबेदार का नाम और पता बोलिए। हरनाम अपनी दास्तान सुनाना चाहता था, अपने बेटे के बारे में पूछताछ करवाना चाहता था, पर वो उसको टाइम ही नहीं था सुनने के लिए। उसने कहा, अब आप तशरीफ़ ले आइए। आंकड़ों वाले बाबू ने अपनी ज़रूरत की चीज़ तो लिख ली, अनाज के दाने निकाल लिए थे, बाकी सब भूसी थी, भूसी, भूसी। पर कभी-कभी बाबू सुनने लगता तो सुनता चला जाता। कोई-कोई आप बीती उसे बाँध भी लेती, उसका दिल और दिमाग जकड़ लेती। क्यों बाबूजी, क्या मालूम मेरी सुखवंत ने कुएँ में छलांग नहीं लगाई हो? क्या मालूम जी बेटे को लेकर गाँव में ही कहीं हो? मैं गली में भागता हुआ अपने घर गया था, खाट लेने के लिए, क्योंकि आसा सिंह जख्मी हो गया था। तभी मैंने बहुत सी औरतों को गुरुद्वारे में से निकलते देखा। सुखवंत भी उनके साथ थी। मुझे क्या मालूम कहाँ जा रही है। अब उसके हाथ ऊपर को उठे हुए थे और गले में पल्ला था। जब मैं खाट लेकर आया तो सुखवंत गली में खड़ी थी। पहले वह भी औरतों के पीछे जा रही थी, फिर वह पीछे खड़ी हो गई। हमारा बेटा गुरमीत गुरुद्वारे के चबूते पर खड़ा था। उस वक्त पीछे स्कूल जलने लगा था। आग के लपटे कभी ऊपर कभी नीचे, फिर कभी बैठ भी जाती। इसी धूप छाव में मैंने देखा सुखवंत घबराई हुई थी। वो कभी घबराती नहीं थी, पर आज तो घबराई थी। वो लौट आई, बेटे के पास लौट आई, फिर गली में खड़ी हो गई। जब आग भड़की तो मैंने देखा वो गली के बीचों बीच कांपती सी खड़ी थी। सुखो क्या कर रही हो, मैंने कहा, पर उस वक्त सोचने कहने का वक्त था नहीं। अगर उस वक्त सुखवंत की नजर मुझ पर पड़ जाती तो वो गुरमीत को तो नहीं ले जाती। फिर एक बार वो बेटे के पास गई और फिर चलते चलते रुक गई। फिर मुझे क्या मालूम कि वो क्या करने जा रही, क्या सोच रही। तभी गांव के बाहर शोर होने लगा, या अली की आवाजें। तभी मैंने घूमकर देखा तो सुखवंत लपक कर गुरमीत के पास आई और गुरमीत को बाहों में उठाकर भागती हुई औरतों के पीछे हो ली। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो सुकन भागी जा रही थी और उसका हरे रंग का पल्ला उड़ रहा था। उसके बाद गली का मोड़ आ गया और वो आंखों से ओझल हो गई। मैं यही पूछता हूँ कि क्या मालूम सुकवन ने कुएं में छलांग लगाई कि नहीं? क्या मालूम जी गुरमुत को साथ में ले गई कि नहीं? क्यों? क्यों जी बाबूजी? इसका पता नहीं लगाया जा सकता, पर ये आंकड़े नहीं थे और ये बरामद का काम उसका नहीं था। और ये देवराज जी करते हैं, बरामद का सारा काम, गड़ा हुआ सोना निकालना, कपड़ा लत्ता, ये सब तो वही करते हैं। सरदार जी, बेटे का पता लगाने के लिए आप उनके पास जाइए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप तीसरी बार मेरे पास आ चुके हैं, बार बार यही किस्सा बताते हैं। पर सरदार फिर भी सामने बैठा हुआ बाबू की ओर देखे जा रहा था। ये किस उम्मीद पर मेरे पास आता है? मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं कुछ नहीं कर सकता? पर अंत में बाबू धीमी आवाज में कहता है, मंगलवार को शायद एक बस आपके गांव जाएगी। मैं देवराज जी से कहूंगा कि उसमें आपको भी भेज दे, मगर आप किसी को बताइएगा नहीं, वरना सारा गांव मेरे पास दौड़ा चला आएगा। पर इस वाक को सरदार पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर अपने ही तन को उतारा, अपने को समझाते हुए कहता, पर अपनी आंखों से देख लेना अच्छा होता है, सब बात ठोक बजाकर देख लेनी चाहिए। बेटा हो सकता कहीं छिपा हो, तो मुझे देखकर अपने आप बाहर आ जाएगा, भागता हुआ बाहर आ जाएगा। वहीं से बैठा बैठा चिल्लाने लगा, मुझे ढूंढ लो, मुझे ढूंढ लो। बाबू धीमे से कुर्सी पर से उठा और दफ्तर में से बाहर निकल आया। बाहर छज्जे पर आकर देखा तो पता चलता है कि कितने लोग दफ्तर में भीड़ जमाए बैठे हैं। नीचे आंगन में जगह जगह गांव से आए लोगों की टोलियां बनी हैं और इधर सीढ़ियों पर भी लोग बैठे हैं। और वहां पे गंडा सिंह नारो, उसके कानों में आवाज पड़ी। कोई वयोवृद्ध आदमी को समझा रहा था, नारो गंडा सिंह जो चले गए, ओ गुरु महाराज वो चले गए। वाहेगुरु, सतनाम सच्चे बादशाह। सीढ़ियों पर बैठे तीन चार सिखों की आवाज आई। आंकड़ा बाबू छज्जे पर खड़ा ही था जब एक और सरदार उसके पास आया। उसे देखते ही आंकड़ा बाबू मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए। मोटी मोटी आंखें थी, अधेड़ था। कोई इंतजाम हुआ जी गांव जाने का? बस जाएगी या नहीं? कब जाएगी? जिस दिन बस जाएगी मैं आपको खबर कर दूंगा। यूं ये काम मेरा नहीं है, लाला देवराज का है। हमारा काम हो जाएगा ना? फिर अपना मुंह बाबू के कान के और नजदीक ले जाकर बोला, मैं तुम्हारा मुंह भी मीठा करवा दूंगा। इस पर बाबू ने तनिक खींच कर कहा, वो सरदार जी कोई अक्ल की बात किया करो, कुएं में कुछ नहीं तो 27 औरतें डूब मरी हैं। उनमें से तुम कैसे पहचानोगी तुम्हारी घरवाली कौन सी है? ये तो मुझ पर छोड़ दो वीर जी, मैं कड़े देकर ही पहचान लूंगा। 5-5 तोले के एक एक कड़े हैं, गले में सोने का जंजीरा है। अब घरवाली डूब मरी तो सबके साथ ये सब भी चला गया ना, पर ये कड़े और जंजीरी मैं कैसे छोड़ दूं वीर जी? फिर मुंह कान के पास ले जाकर बोला, जो उतरवा दो तो बीच में से तुम्हें भी दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है। उस नेक वक्त ने यह भी नहीं सोचा कि भाई मैं तो डूबने लगी हूँ, मैं अपने कड़े तो उतार कर देती जाऊं। क्यों विजी, पर हम तुम्हारा मुंह मीठा करा देंगे, आप हमारा बस काम करवा दो। फिर हटकर बाबू के मुंह की ओर देखता रहा, और किसी को पता नहीं चले, मैं और आप, बस मैं और किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। वो सरदार जी लाश से फूल कर ऊपर तक आ गई है, फूली हुई लाश की कलाई पर से आप कड़े उतार सकते हैं। कोई अक्ल की बात किया करो, क्या सरकार आपको उतारने देगी? क्यों जी, बीवी मरी है, मेरी बीवी है, माल मेरा है, कड़े अपने पैसों से बनवाए हैं, किसी की चोरी तो नहीं है। धना हथौड़ी हाथ में लिए चलेंगे,
कहोगे तो किसी सुनार को कोई छोकरा भी साथ में ले लेंगे, मिनटों में काम हो जाएगा। काम करने की नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है। वो सरदार जी कुछ सोच समझ के बात करो। पहले सरकार शनाख्त मांगेगी, गवाहियां मांगेगी, फूली विलास को पहचाना जाएगा। ये सब काम आसान है। बीजी पर ये तो काम आपका है ना। मुंह जो आपको मीठा कराएंगे तो इतना काम तो आप करेंगे ही ना। सरदार जी ये मेरा काम नहीं है, कुछ समझा करो। मैं केवल आंकड़े इकट्ठा करता हूँ। माली नुकसान की फेरिस्त में मैंने अपनी पत्नी के कड़े और जंजीरें दर्ज कर लिए हैं। माल बरामद करवाने का काम मेरा नहीं है। इस पर सरदार ने बाबू का हाथ पकड़ लिया। नाराज नहीं हो, नाराज नहीं हो। बाबूजी, दुनिया के काम चलते ही रहते हैं। फिर बाबू के साथ सटकर खड़ा हो गया और बाबू के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी 3 उंगलियों को अलग अलग गिनते हुए बोला, क्यों, ठीक है, मंजूर है? 3 उंगलियां पकड़ने का मतलब 3 बीसे यानी 60 रुपए। सरदार जी क्यों अपना वक्त जाया करते हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर सरदार बाबू की उंगलियां छोड़ उसके चेहरे की ओर दूर तक घूरता रहा। फिर अपनी चादर कंधे पर संभाले हुए सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। सीढ़ी के पास पहुंचकर फिर खड़ा हो गया। ओ बाबू, क्यों? और हाथ ऊपर ऊपर कर 4 उंगलियां दिखाई। क्यों, मंजूर है इतना? बाबू ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद सरदार की आवाज आई, कुछ तो रहम करो, हम लोगों पर हम बर्बाद होकर आए हैं। बाबू ने घूमकर देखा तो सीढ़ियां उतर रहा था। कुछ देर बाद बाबू सिंह सीढ़ियां उतर कर नीचे आंगन में आ गए। मेज पर ज्यादा देर तक बैठे रहना उनके लिए असंभव हो रहा था। शाम तक दफ्तर में रहना जरूरी भी था, क्योंकि दिन भर की तस्वीर की शाम के वक्त जोड़ लगाया जाता। फिर उन तथ्यों को एक नकल अखबार के नुमाइंदे को भेजी जाती और कांग्रेस के दफ्तर में तीसरी फाइल में पर मौत के आंकड़ों में 19-20 का ही फर्क होता। कहीं 2 मुस्लिम ज्यादा तो कहीं 2 हिंदू कम। माली नुकसान हिंदू सिखों का हुआ था। कल शाम देवदत्त आया था। उसने कहा था, आज क्या जोड़ निकला। आज तहसील नूरपुर के कुछ आंकड़े भी मिले हैं। मरने वालों की संख्या में बहुत अंतर नहीं है। जितने हिंदू सिख लगभग उतने ही मुस्लिम। देवदत्त रजिस्टर हाथ में लेकर उसके पन्ने पलटता रहा। फिर उसे लौटाते हुए बोला, पन्नों पर एक खाना और जोड़ दो। गरीब कितने मरे और खाते पीते लोग कितने मरे, इसमें क्या तुक है? तुम हर बात में अमीर गरीब को क्यों घसीट लेते हो? ये भी एक पहलू है, आंकड़े इकट्ठे करना। दोनों ओर के गरीब कितने मरे, अमीर कितने मरे, इससे भी तुम्हें कोई बात का पता चलेगा। अरे, आंगन पार करते समय आंकड़ा बाबू की आंखें अनेक व्यक्तियों को पहचानने लगी। सीढ़ियां उतरते ही दाएं हाथ वो लड़की जो रोज की तरह डोल रही थी, जिसके मंगेतर का पता नहीं चल रहा था कि वो जीवित है या मर गया। वो तीनों अस्पताल के चक्कर काट आई थी, पर कुछ पता नहीं चला था। थोड़ा आगे वही हरनाम सिंह दोनाली बंदूक वाला अपनी पत्नी के साथ बैठा था। आंकड़ा बाबू ने मुंह फेर लिया। वो जानता था कि आंखें मिलने पर वह फिर अपनी बंदूक के लिए वही माथापच्ची करेगा। चबूतरे पर एक और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बैठे आपस में बहस कर रहे थे। कश्मीरी लाल ये कह रहा था कि तुम सीधा मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मुझ पर कोई हमला करे तो उस वक्त मैं क्या करूं? उसके आगे हाथ जोड़ दूं कि मुझे मार लो? अहिंसा में मैं भरोसा करूं? चिड़ी जितनी तो तेरी जान है, तुझ पर हमला करके किसी ने लेना क्या है? शंकर ने ठिठोली की। क्यों? हमला क्या पहलवानों पर किया जाता है? हमला हमेशा कमजोर लोगों पर ही किया जाता है। ये किसने कहा? ये जीत सिंह ने उसमें जोड़ा। ये मजाक नहीं है, कश्मीरी ने फिर कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में अहिंसा क्या कहती है। मैं क्या करूँ? उसने बख्शी जी को संबोधन करके कहा, पर बख्शी जी उसके सवाल की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बख्शी जी, बात को टालिए नहीं। क्या है? पूछ क्या पूछता है? बापू ने कहा कि हिंसा मत करो और फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूँ? क्या उस वक्त मैं आपके सामने हाथ जोड़ लूँ, मार ले भाई, गर्दन झुका लूँ, काट ले भाई, यही चीज? शंकर बीच में बोल पड़ा। गांधी जी ने कहा है कि खुद तशद्दुद नहीं करो। गांधी जी ने ये नहीं कहा है कि कोई भी तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही नहीं दो। फिर मैं क्या करूं? अगर कोई तुम पर हमला करे तो उसे कहना, ठहर, मैं कांग्रेस के दफ्तर से पूछा हूं कि मुझे अपना बचाव करना है या नहीं। ऐसा जीत सिंह ने कहा। बाबू ने हिंसा करने की मनाही की। उस वक्त तुम्हें उसे समझाओ कि वो जो कुछ कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है। मैं कहता हूँ डटकर मुकाबला करो। ये चीज मास्टर रामदास, ये वही प्रभात फेरी वाले मास्टर रामदास कहे। डटकर मुकाबला किस चीज से करूं? मेरे घर में तो चरखा ही चरखा है, और खुद सबसे बड़ा चरखा है जो फिसादों के बाद इस मसले को लेकर बैठा है। तो मजाक में टाल रहे हो, मगर बात बड़ी संजीदा है। जीत सिंह ने कहा। सुनो बरखुरदार, बख्शी जी देर तक सुनते रहने के बाद धीमी आवाज में बोले। उनकी आवाज भराई हुई थी। जनरल को इस किस्म का कोई दुविधा तो था नहीं। उसे अपने बचनाव के कारण कभी परेशानी भी नहीं हुई। जनरल सन की था, अनपढ़ था, लेकिन उसे इस बात ने कभी परेशान ही नहीं किया कि अगर किसी ने उस पर हमला किया तो वो क्या करेगा। सभी चुप हो गए। जनरल के चले जाने से सबके दिल को ठेस जरूर पहुंची थी, मगर ये सब जज्बाती बातें थी। कश्मीरी लाल थोड़ी देर के बाद बोला, सुनो बख्शी जी, फिर बोले, तू खुद तसुद्द नहीं कर रहा है। नंबर 1, तू तसुद्दुद करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वो नहीं मानता तो डटकर मुकाबला कर। ये है नंबर 3। बात हुई ना, इसे कहते हैं जवाब। तसल्ली हो गई ना कश्मीरी लाल? अब चुप हो जा। पर कश्मीरी लाल बोले ही जा रहा था, किसके साथ मुकाबला करूं? चरखी के साथ। चरखी के साथ क्यों? तलवार के साथ। ये बात जीत सिंह ने बोला। तलवार रखने की इजाजत है ना मुझे? क्यों बख्शी जी?
बक्सी जी चुप रहे और पिस्तौल रखने की भी। पिस्तौल में हिंसा बहुत है, शंकर ने जोड़ा। तलवार में कम है। हाँ, तलवार में तो अपनी ताकत लगती है ना, पिस्तौल में तो बस घोड़ा दबाते और मारते जाओ। फिर मैं तलवार रख लूँ ना? क्यों बक्सी जी? बक्सी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बोलते तो शायद फिर जनरल को ही मिसाल देते। आंकड़ा बाबू आगे बढ़ गए। फिर शादों के बाद सचमुच ये बहस बड़ी बेतुकी लग रही थी। दंगों का ज्वार भाटा बहुत कुछ बैठ चुका था और नीचे खपचियां, चिथड़े, हड्डियों के ढांचे उभर कर सामने आने लगे थे। बरामदे की ओर निकालने वाले दरवाजे के पास 10-12 आदमियों की एक मंडली में हंसी टट्टा चल रहा था। बाबू रुक गया। मंडली के बीचों बीच बड़ी उम्र के नाटिकत का एक सिख लेटा हुआ था। खिचड़ी गनी मूछ डाली। किसी बात पर वो हंस भी रहा था और बच्चों की तरह अपनी टांगे भी झड़क रहा था। आसपास खड़े लोग जो उसी के मित्र व संबंधी थे, वो सब भी हंस रहे थे। किसी ने कहा कि अपने गांव चलोगे नत्था सिंह? इस पर जमीन पर लेटे नत्था सिंह ने अपनी टांग दोहरी कर ली और करवट बदल कर एक पहलू हो गया और अपने दोनों हाथ जांघों के बीच बांध लिया। नहीं जाड़ा, यानी वो कहता है नहीं जाना। तो उसने पूछा क्यों नहीं जाड़ा? तो उसने कहा नहीं जाड़ा। उसने बच्चों की तरह सिर झटक कर कहा। उसने जांघों के बीच अपने हाथ और ज्यादा कसकर बांध लिए और घुटने जोड़ दिए। आसपास बैठे लोग हंसने लगे। बाबू को लगा जैसे ये सवाल उसके सामने बहुत बार दोहराया जा चुका है और वो एक तरह का खेल बन चुका है। भाई क्यों नहीं जाना तुझे अपने गाँव? नहीं जाना है, उसने कहा और अपनी जांघों और ज्यादा चिकोड़ लिया। पर क्यों, कोई तो वजह होगा। उत्थे सुनती करने ना, सुन्नत कर लेना। और वो खुद हंसने लगा और जांघें और ज्यादा सिकोड़ कर करवट करके बदल गया। सभी सरदार खिलखिलाकर हंस पड़े। बरामदे के पार आंगन के एक ओर स्कूल के चपरासी का कमरा पड़ता। रोज की तरह आज भी चपरासी का संबंधी अपनी ब्राह्मणी के साथ चुपचाप से झुकाया था। उसकी बेटी लापता हो गई थी और वह उसकी ब्राह्मणी बहुत रोए थे और उसकी बेटी उसका पता लगवाने के हाथ जोड़ जोड़ कर आग्रह भी करे थे। उसने ये भी कहा था कि गांव के एक गाड़ीवान ने उसे घर में बिठा लिया, पर उसके बाद भी उसके पास आई नहीं। आंकड़ों वाला बाबू चाहता था पंडित के पास पहुंचकर वो रुक जाए। कल सुबह एक बस नूरपुर जाएगी, साथ में हथियारबंद पुलिस भी होंगे। तुम एक काम करो, बेटी का पता लगाने के लिए साथ में चले जाना और सरकारी आदमी होंगे तो मदद भी करेंगे। पंडित ने सिर उठाकर अपनी गंदी सी छोटी आंखों से बाबू की ओर देखा। उसने कहा निराशा के साथ कि अब नहीं मिलेगी। वो प्रकाशो अब कहाँ मिलेगी? तो बेटी का नाम बताया। पर तुम तो कहते थे गांव के किसी आदमी ने उसे घर में बिठा लिया। भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ। कल और लोग भी दूसरे गांव में जाएंगे। पंडितानी क्या कहती हो? पंडितानी ने सिर उठाया, फिर जैसे सोने में देखती हुई बोली, मैं क्या कहूंगी बाबूजी, बस यही चाहती हूँ जहाँ रहे सुखी रहे। बाबू को इस उत्तर की आशा थी नहीं। उसने समझा शायद माँ बाप गांव में जाने से डर रहे हो। तो मुझे अता पता दो, मैं पुलिस वालों से कहकर दरफ्याप करवा दूंगा। इस पर ब्राह्मणी बोल पड़ी, अब हमारे पास आकर क्या करेगी जी? बुरी वस्तु तो उसके मुंह में उन्होंने पहले से ही डाल दी होगी। इस पर पंडित बोला, हमसे अपनी जान नहीं संभाली जाती बाबूजी। 2 पैसे जेब में नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे? आंकड़ों वाला बाबू अभी तक इस प्रकार के अनुभव से परिचित हो चुका था। थोड़ी देर तक वह ठिठका खड़ा रहा, फिर वो आगे बढ़ गया। प्रकाशों को सचमुच अल्लाह राखा, ये प्रकाशों की कहानी है। प्रकाशों को सचमुच अल्लाह राखा ने घर पर बैठा लिया था। गांव में फिसाद होने पर माँ बेटी पहाड़ी की तलहटी पर लकड़ियां चुन रही थी। अल्लाह राखा पहले से ही 2-3 आदमियों के साथ कहीं घात लगाए बैठा था। मौका देकर वे भागते हुए आया और रोटी चिलकाती प्रकाशों को ले गया। पहली रात तो प्रकाशों अंधेरी कोठरी में पड़ी रही, पर दूसरे दिन अल्लाह राखा ने उसके साथ निकाह कर लिया और एक नया जोड़ा भी उसके लिए कहीं से ले आया। 2 दिन तक तो वो भूखी प्यासी रोती रही और पतराई आंखों से उसके घर की दीवारों को देखती रही। पर तीसरे दिन उसने लस्सी का कटोरा पी लिया था और मुंह भी धोया था और उसे भूख भी लगाई थी। उसे माँ-बाप अभी भी सारा वक्त उसकी आंखों के सामने घूमते रहते, लेकिन प्रकाश वो ये जानती थी कि अल्लाह राखा के मुकाबले में वे बहुत ही दुबले-पतले, बहुत ही दीनहीन लोग हैं। उसकी आंखें धीरे-धीरे अल्लाह राखा के घर में रखी चीज़ों पर जाने लगी थी। कोठरी के बाहर आंगन में एक घोड़ा बंधा था। घोड़े की पीठ पर एक झुर्री उठती थी, लहरियां से उठती। घर के बाहर पेड़ के नीचे अल्लाह राखा का टांगा रखा रहता। प्रकाशों ने पहले भी कई बार उस टांगे को देखा था। वास्तव में अल्लाह राखा की नज़र प्रकाशों पर बहुत दिनों से थी और प्रकाशों को इसका भास भी मिलता रहता। गांव में आते जाते झरने पर पानी भरते, कपड़े धोते उसने ये देखा भी था। वो जानती थी कि अल्लाह राखा कंकड़ फेंकता है। प्रकाशो अपने पिता से शिकायत नहीं करती क्योंकि वो जानती थी उसका बाप कुछ नहीं कर सकेगा। वो अल्लाह राखा से भी डरती थी और अपने माँ बाप से भी। और फिर फिसादों में अल्लाह राखा छटपटाती रोती प्रकाशों को उठाकर अपने घर में ले आया। और इस समय जब रिलीफ दफ्तर में प्रकाशों की माँ रो रो कर उसे याद कर रही थी और उसे अपने पास लौटा लेने की बात कर रही थी, उसी वक्त प्रकाशो अल्लाह राखा के डर के मारे नया जोड़ा पहने अल्लाह राखा की कोठरी में खाट पर बैठी थी। और तभी अल्लाह राखा उसके सामने आकर बैठ गया। रुमाल में बंधी पोटली उसके सामने खाट पर खोल कर कह रहा था कि प्रकाशु सारा वक्त खाट के पायताने की ओर देखी जा रही थी। न हूँ। उसने आंख उठाकर ना तो अल्लाह राखा की देखा और न रुमाल। खा मिठाई है, सूर्य ने ये बच्ची खा मिठाई लियावा तेरे वास्ते। सुअर की बच्ची खा, तेरे लिए मिठाई लाया हूँ।
अब की बार प्रकाशु ने आँख उठाकर मिठाई की ओर देखा। अल्लाह राखा की ओर देख पाने की उसे अभी भी हिम्मत थी नहीं। खा, अल्लाह राखा ने सहसा चिल्लाकर कहा, जिसे प्रकाशु सिर से पैर तक काँप गई। मिठाई ये सुअर नहीं है, सुअर की बच्ची जहर नहीं है। और अल्लाह राखा ने सफ़ेद बर्फी का टुकड़ा हाथ में उठाया और आगे बढ़कर बाएं हाथ से प्रकाश की गाल पकड़ कर खींचे, जिसमें प्रकाशु का मुंह खुल गया और उसने बर्फी का टुकड़ा उसमें ठूस दिया। प्रकाशु को अल्लाह राखा की इस चिल्लाहट के पीछे आगरा की भनक मिल गई थी, पर वह भी डरी सहमी थी। मुसलमान के हाथ से वह मिठाई कैसे खा लेती? हिंदू हलवाई की दुकान की है, सुरेनिये बच्ची है, खा। धीरे धीरे डर के मारे प्रकाशु मिठाई का टुकड़ा मुंह में चबाने लगी। उसे चबाता देख अल्लाह राखा हंस पड़ा, बोला, जहर है कि मिठाई? प्रकाशु किसी किसी वक्त मिठाई चबाती रहती, किसी वक्त मुंह बंद कर लेती। खा, इस पर अल्लाह राखा जोर से कहता और प्रकाशु का जबड़ा फिर से चलने लगता। प्रकाशु की शरीर की गंध अल्लाह राखा को बेचैन करने लगी। अपने हाथ से खा। अब की बार अल्लाह राखा की आवाज़ धीमी पड़ गई, नहीं खाएगी तो मैं लिटाकर सारी मिठाई तेरे मुंह में ठूस दूंगा। प्रकाशु ने उसकी ओर देखा। अल्लाह राखा को उसने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इतने नज़दीक से तो कभी देखा नहीं था। उसकी पतली पतली काली मूछें उसे नजर आई। अल्लाह राखा ने आंखों में सुरमा डाल रखा था और उसने कपड़े भी उजले पहने थे, बालों में तेल थे। प्रकाशु का डर कुछ कम हुआ, पर बाहर से वह पहले की तरह डरी सहमी। खाएगी या लिटा कर खिलाऊं? अल्लाह राखा ने कहा और उसका बायां हाथ ठोड़ी पे गाल को पकड़ने के लिए उठा। धीरे धीरे प्रकाशु को लगा जैसे उसके शरीर में से अल्लाह राखा का भय छनने लगा और छनता ही जा रहा है। बर्फी का टुकड़ा चबाते हुए उसने फिर एक बार अल्लाह राखा की ओर देखा। अब की बार उसकी नज़र उसकी गर्दन पे पड़े काले धागे पर पड़ी, जिसके साथ तबीज बंधा था। गले पर पड़ा दबन बटन खुला था। उसकी नज़र उसकी धारीदार कमीज पर भी पड़ी। अल्लाह राखा बड़ा साफ सुथरा पना बैठा था, उसमें बर्फी का एक और टुकड़ा उठाए हुए था, इस इंतजार में कि कब प्रकाशु चबाना बंद करे और एक और उठ डाले। प्रकाशु की आंखें भी उसके हाथ पर लगी थी। सहसा प्रकाशु धीमी आवाज में बोली, तू खा। इस वाक का असर अल्लाह राखा पर जैसे बिजली का हुआ। बोली, तो आखिर खा। नहीं खा। प्रकाशु ने सिर हिलाया। अल्लाह राखा को लगा जैसे छीड़ी सी मुस्कान प्रकाशु के होठों पर दौड़ गई। प्रकाशु ने आंखें उठाकर अल्लाह राखा की ओर देखा। तू खिलाएगी तो खाऊंगा। प्रकाशु की आंखें क्षण भर के लिए अल्लाह राखा के चेहरे पर ठिठकी रही, पर उसने धीरे से मिठाई का टुकड़ा उठाया। टुकड़े को हाथ में ले लेने पर भी वह उसे उठ नहीं रहा था। प्रकाशु का चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांपने लगा था, मानो उसे सहसा बोध हुआ हो कि वो क्या कर रही है और उसके माँ बाप को पता चले तो वो क्या कहेंगे। पर उसी वक्त आगरा और उन्माद से भरी अल्लाह राखा की आंखों ने उसकी ओर देखा और प्रकाशु का हाथ अल्लाह राखा के मुंह तक जा पहुंचा। दोनों एक दूसरे के साथ घुलने लगे। अल्लाह राखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशु इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी। उसे ग्रहण सी करने लगी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए तैयार है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशु के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। देर तक वे एक दूसरे के साथ पड़े रहे। देर तक प्रकाशु चुप रही। फिर जब अल्लाह राखा की और उसकी पीठ थी और उसकी आंखें कोठरी की दीवार पर लगी थी, धीरे से बोली, मैं पानी लेने जाती थी तो मुझे कंकड़ क्यों मारते थे? जवाब में अल्लाह राखा ने अपना हाथ उठाकर प्रकाशु की कमर पर रख दिया। कंकड़ मारता था क्योंकि तू मेरे साथ बोलती ही नहीं थी। मैं क्या बोलूंगी? अब बोलती है कि नहीं? प्रकाशु चुप रही। मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ है? घर में नहीं है। प्रकाशु चुप रही। उसके दिल में हुक सी उठी और आंखें भरने लगी। उसे विश्वास होने लगा था कि माँ बाप कहीं छूट गए हैं और अब कभी भी मिलेंगे नहीं। हमारी कोठरी को आग लगाई थी। नहीं, लोग आग लगाने लगे थे, पर मैंने रोक दिया था। मैंने उधर ताला लगा दिया था। प्रकाशु को उसका उत्तर अच्छा लगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर कमर पर रखे अल्लाह राखा के हाथ पर रख दिया। रिलीफ ऑफिस के आंगन में घूमता प्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट अनुभव लेकर आया था, लेकिन उस अनुभव को जांचने परखने उनमें से निष्कर्ष निकालने की क्षमता किसी में नहीं थी। सोने में ताकने, सिर हिलाकर हर किसी की बात सुनते रहने के अलावा किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक अफवाह उठती तो आंगन में लोग उठ उठ कर उसे सुनने के लिए जमा हो जाते। कोई नहीं जानता था कि उसे करना क्या है, किधर जाना है, आगे क्या होगा। उसकी धुंधली सी रूपरेखा भी किसी की आंखों के सामने नहीं थी। लगता जैसे कोई अनिवार्य घटना चक्र चल रहा हो, जिस पर किसी का कोई बस है ही नहीं। न किसी के हाथ में निर्णय है, न संचालन है, न संचालन की क्षमता। कठपुतलियों की भांति सभी घूम रहे हैं। भूख लगती तो उठकर इधर उधर से खो जाते, याद आती तो रो देते। कान लगाए सुबह से शाम तक लोग इधर उधर की बस बातें ही सुन रहे थे। अब इसका 21वां अध्याय है और यहाँ पे देखिए, अमन कमेटी की मीटिंग के लिए लोग हाल में इकट्ठे हो रहे थे। यही एक जगह चुनी गई थी जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। तो ये की मीटिंग कहाँ पे हो रही थी? अमन कमेटी की मीटिंग के लिए एक हाल में लोग इकट्ठा हुए थे, ताकि जहाँ पे अमन कमेटी में यानी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सभी लोग एक साथ आएँ और कोई आपत्ति ना जताएं। और इस तरीके से, क्योंकि कॉलेज ना हिंदुओं का था, ना मुसलमान का, ना कॉलेज ईसाइयों का था, ना प्रिंसिपल का, ना हिंदुस्तानी का, अमेरिकी पादरी था। बड़ा मिलनसार, बड़ा अमन पसंद। तो मीटिंग शुरू होने में भी देर थी। शहर के सभी चींदा चादा जमातों के लोग आने वाले थे। जो लोग पहुंच चुके थे वे या तो लंबे बरामदे में 2-3 दिन की टोलियों में टहलते हुए बतिया रहे थे, या हाल के अंदर खड़े विचार विमर्श। ठीकना ठेकेदार, ठीकना ठेकेदार
शेख नूर इलाही से कह रहा था, अगर खरीदने का इरादा है तो यही वक्त है, बाद में कीमतें चढ़ जाएंगी। मुझसे पूछो शेख जी, मैं ठीक कहता हूँ, अगर ख्याल हो तो बात करूँ। क्या मालूम अभी कीमतें और गिरे, शेख जी ने कयास लगाते हुए कहा। इससे ज्यादा और क्या गिरेंगी, इसी इलाके में 1500 रुपए में अहाता जमीन खुद बेच चुका हूँ, अब वही अहाता 700 में मिल रहा है। फिर कोनी पकड़कर मुंह ऊंचा ले जाकर बोला, शेख जी, अमन अमान हो जाने पर कीमतें चढ़ेंगी या कम होंगी, सोचूंगा। सोचिए, जरूर सोचिए, सोचते ही नहीं रहिए, पहले भी आपने अच्छे अच्छे सौदे गंवाए हैं। शहर में फसाद होने के बाद एक लहर सी चल पड़ी थी। जिस इलाके में मुसलमानों का अक्सरियत था, वहां से हिंदू सिख निकलने लगे थे, और जिन इलाकों में हिंदू सिखों की अक्सरियत थी, वहां से मुस्लिम घर बार छोड़ कर जा रहे थे। आप अपना मन पक्का करें, मैं 150 कम करवा दूंगा, ये सौदा अच्छा है, फिर नहीं मिलेगा। आप यही चाहते हैं कि मुसलमानी इलाका हो और मकान पर लवेला सड़क हो। अच्छी बात है, जल्दी खबर करूंगा। अगर शेख नूर इलाही 2 मिनट वहां खड़ा रहता तो सौदा पक्का हो जाता, पर वह जैसे तैसे बाजू छुड़ाकर मुंशीराम के पंजे से निकल गया और म्यूनसिपालिटी कमेटी के कुछ सदस्यों की टोली में जा मिला। मुंशीराम खड़ा इधर उधर देखता रहा, पर धीरे धीरे सरकता हुआ बाबू पृथ्वीचंद के पास जा पहुंचा। बाबू पृथ्वीचंद, आपके साथ वाला वो जुड़वा मकान बिकाऊ है क्या? वो मकान कहाँ है? वो बच्चा दड़वा है। दड़वा है तो भी मैं कहूँगा ले लो, कौड़ियों के मोल बिक रहा है। साथ ही मिला लोगे तो मकान खूब कुछ सादा भी तुम्हारा हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान बन गया तो? छोड़ो बादशाह, ये सियासतदानों के चोचले हैं, बन भी गया तो क्या होगा, लोग तो यहीं पर रहेंगे, क्या कहीं भाग जाएंगे क्या? मुंशीराम नहीं चाहता था कि आज का दिन किसी सौदे से खाली जाए। एक जगह पर इतने धन पैसे वाले लोग कहाँ से मिलेंगे? बाबू पृथ्वीचंद ने पेश नगोई करते हुए कहा, अमन आमन हो गया तो मोहल्ला छोड़कर कोई नहीं जाएगा। क्या बातें करते हो बाबूजी, अब ये ख्याल ही दिमाग से निकाल दो। अब हिंदुओं के मोहल्ले में ना तो कोई मुसलमान रहेगा, ना मुसलमान के मोहल्ले में कोई हिंदू। इसे पत्थर पर लकीर समझो, पाकिस्तान बने या ना बने, अब मोहल्ले अलग अलग होंगे, ये तो बात साफ है। लाला लक्ष्मी नारायण दूर से आते दिखाई दिए तो शेख नूरुल्लाह ने चुटकी ली, आ गया कराना। नजदीक पहुंचने पर शेख नूरुल्लाह ने ऊंची आवाज में कहा, फसाद करवा कर ही दम लिया तुमने कराना। आसपास खड़े लोग हंस गए। शेख नूरुल्लाह और लाला लक्ष्मी नारायण के बीच बेतकल्लुफी थी। दोनों शहर के मिशन स्कूल में एक साथ पढ़े थे। कौन कौन? शेख नूरुल्लाह और लक्ष्मी नारायण, और दोनों ही कपड़े के व्यापार में थे, यानी नूर इलाही भी और लक्ष्मी नारायण भी। कराना का कोई भरोसा नहीं, क्या कराना। उन्हें इतने प्यार से मिलते देख एक और खड़ा सरदार मोहन सिंह अपने ही साथी से बोला, हम सबको यही रहना है। जुनून सिर पर चढ़ जाए, लेकिन सच बात तो यही कि हम सबको यही रहना है। मामूली लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं, यो तो घर के बर्तन भी एक दूसरे से ठेक जाते हैं। हम सायों के आपस में झगड़े होते रहते, लेकिन रहना तो हमको साथ में ही है। हम साया तो अपना दायां बाजू होता है। और दोनों बगल गिर हो गए। अंदर ही अंदर दोनों कट्टरपंथी थे, पर खेल बड़े हुए थे, इसलिए दोस्ती भी थी, मेल मिलाप भी था, दुख सुख का साथी भी थे। भले ही उनके प्रति घृणा हो एक दूसरे के प्रति अभी। फिर धीरे से लक्ष्मी नारायण से बोला, तेरी गांठें मैंने गोदाम से उठवा दी है। लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा दिए। फिर शेख नूरुल्लाही अपने मजाकिया अंदाज में बोला, पहले तो मैंने कहा था जलने दो कराड़ का माल, फिर दिल में आया नहीं यार, आखिर दोस्त तो मेरा ही है। आसपास खड़े लोगों को दोस्तों का ये मिलन भला लगा। नूरुल्लाही कहे जा रहा था, पहले तो बेटे को मजदूर नहीं मिले, उस रात मजदूर कहाँ से मिलते, मैंने उससे कहा था जैसे भी हो गांठें उठवा दो, तो लाला मुझे जीने नहीं देगा। ये हंसी हंसी का खेल अपनी जगह ठीक था, इसके साथ नजर का लिहाज था, लेकिन सच्चे गहरे जज्बात नहीं थे। एक प्रकार का अनौपचारिकता था जो बड़ी उम्र के स्वार्थी पुरुषों में आ ही जाता है। अंदर ही अंदर वैमनस्य भी था, घृणा भी थी। खंबे के नीचे बड़ा हयात बख्श किसी शहर की खूबसूरती का वर्णन कर रहा था। ऐसा खूबसूरत शहर, सरदार जी जैसे दुल्हन खड़ी हो। वो कह रहा था, शाम को जब रोशनी हो तो चारों तरफ जगमग समंदर का गिराना होता है। किस शहर की तारीफ हो रही है हयात बख्श? रंगून रंगून, बहुत बढ़िया शहर है, लाम के दिनों में मैं वहीं गया था। आपसे मैं मिलने वाले विभिन्न संप्रदायों को लेकर जानबूझकर फसादों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वरना जलते गांव और जलती अनाज मंडी की पृष्ठभूमि में दुल्हन जैसी किसी सुंदर नगरी की चर्चा कोई क्यों करता? दूसरी ओर यह वयोवृद्ध लाला पृथ्वीचंद अपनी मंडली में अपनी तीखी पतली आवाज में कह रहे थे। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा, ओए बेवकूफों, गली के मुंह पर लोहे के फाटक बना देने से क्या तुम बच जाओगे? कोई कोई अक्ली की बात करो, बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकेगा तो अंदर का बाहर भी तो नहीं जा पाएगा। लाला श्यामलाल कांग्रेस कमेटी के सदस्य आंकड़ा बाबू को धकेलते हुए एक ओर ले जा रहे थे। एक बात का ध्यान तुम्हें करना है बेटा, आओ इधर बेंच पर बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। लाला जी अपना मुंह आंकड़ा बाबू के कान के पास ले जाकर बोले, म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव में हमारे वार्ड में से कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा हो रहा है? मुझे तो नहीं मालूम लाला जी, अभी तो सभी लोग रिलीफ के काम में लगे हैं। सभी लोग तो नहीं, खैर तुम रिलीफ में लगे हो। मैंने तो कुछ नहीं सुना लाला जी। दुनिया के काम बेटा का भी बंद हुए हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर से मिल चुका हूँ, 2 महीने बाद चुनाव होंगे। नाम दाखिल करने की तारीख वही 15 जून रखा है।
इसलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं लाला जी। दुनिया में आंखें खोल कर चलते हैं बेटा। अब हम लोग तो ज़्यादा वक्त बैठे नहीं रहेंगे, तुम नौजवानों को ही दुनिया के काम संभालने हैं। फिर आंकड़ा बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाबू ने लाला जी के चेहरे की ओर देखा। मैंने सुना है कांग्रेस मंगल सिंह को टिकट दे रही है। पर लाला जी, आपको कांग्रेस टिकट की जरूरत है क्या? पर सवाल पूछते ही आंकड़ा बाबू स्थिति को समझ गया। यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, और अगर कोई मुस्लिम खड़ा हो तो मुस्लिम लीग के समर्थन की। लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, और लाला श्यामलाल का संबंध कांग्रेस से इतना ही था कि वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो दूर से खादी नजर आता है। कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगी तो बदनाम नहीं होगी। फिर बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, जुए के अड्डे चलाता है, 2 अड्डे हैं उसके, पुलिस वालों के साथ मिलकर अड्डे चलाता है। अब शहर में गांधी जी आए, नेहरू जी आए, उनके पीछे पीछे नाचता फिरे तो इससे ये कांग्रेसी थोड़ी हो जाता है। खादी वो पहनता ही नहीं। पहनता है, आंकड़ा बाबू बीच में बोल उठा। अब पहने लगा है पिछले 2 साल से, पहले कहाँ पहनता था? इसके घर में कौन सा खादी पहनता है कोई? बाबू को सहिष्णु श्रोता पाकर लाला जी बोले जा रहे थे, बियर पीता है। अगर इतबार ना हो तो कंपनी बाकी क्लब में जाकर देख लो, इसका बाप भी ये भी था, ये भी है। फिर लाला श्यामल ने नाक चढ़ाकर कहा, उसे भगंदर हो गया था, भगंदर से मरा था, वो भी भगंदर से ही मरेगा। आंकड़ा बाबू नहीं जानता था कि भगंदर क्या बला होती है, पर वो हैरान था कि लाला जी मंगल सेन पर क्यों इतना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं इसकी पोल खोलने लगूं तो एक दिन में नंगा हो जाए, पर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, सभा सोसाइटी में सभी को जीना है और जीना भी चाहिए। ये मक्कारी झूठ के सोच लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। पर लाला जी मंगल सेन जिला कमेटी का सदस्य है, जबकि आप कांग्रेस के चवन्नी मेंबर भी नहीं है। तो उसने कहा, लाला जी मंगल सेन जिला कमेटी के सदस्य हैं और आप तो कांग्रेस के चवन्नी मेंबर भी नहीं है लाला जी, आपको टिकट कैसे मिल सकता है? टिकट मांगते ही कौन है? मैं तो केवल इतना चाहता हूँ वार्ड की सीट के लिए कांग्रेस किसी को भी टिकट ना दे, जाति तौर पे कोई भी खड़ा हो जाए। उधर लाला लक्ष्मी नारायण हयात बख्श से किसी दवाई के बारे में पूछ रहे थे। हयात बख्श को बहुत सी जड़ी बूटियों का नाम मालूम थे। पथरी के लिए वो खुद दवाई कर तैयार करते थे। तो ये देखिए, अब लाला लक्ष्मी नारायण हयात बख्श से बात करें। एक समय लोग दुश्मन हुआ करते थे, आज सब एक हो गए हैं, और जिनको मरना मारना था वो सब मर चुके हैं। रणबीर को भागते समय चोट आ गई थी, नाली में पैर पड़ जाने से बुरी तरह चोट भी आया था और उसके घुटने भी छिल गए थे। हयात बख्श जो है सिर हिला हिलाकर सुनता रहा, फिर बोला, नाना तेल की मालिश नहीं, उसकी तासीर ठंडी होती है। मेरे पास एक तेल है, अशरफ लाहौर से लाया था, उसे नसें ढीले पड़ेंगी, जल्दी आराम होगा। यकीन बात है, मैं भेज दूंगा। फिर आवाज धीमी करके बोला, कैसे मोच आ गई बेटे को? फिर आवाज और भी धीमी करके बोला, मैंने सुना है किसी दल बल में हिस्सा ही लेता है, मेरे मानो उसे कुछ दिन के लिए कहीं बाहर भेज दो, यहाँ पकड़ धर का डर है। लाला लक्ष्मीनारायण के कान खड़े हो गए, पर उन्होंने घबराहट जाहिर नहीं होने दी। 15 साल का तो लड़का है, वो कहाँ हिस्सा लेगा? पर उन्हें मन ही मन तजवीज पसंद आई। रणवीर को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देना ठीक है। कॉलेज के 2 चपरासी गेट के पास एक बेंच पर बैठे बतिया रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। सियासी लोगों में लगभग सभी पहुंच चुके थे। शायद बख्शी जी का इंतजार था। सभी स्थानीय लीडरों को देवदत्त घर घर जाकर इकट्ठा कर रहे थे। वो भी मीटिंग में पहुंच चुके थे और इस बात को देखकर मन ही मन प्रसन्न थे कि लीग और कांग्रेस के रहनुमाओं को एक जगह इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। उनकी व्यवहारिक सूझ इस बात से जाहिर होती थी कि मीटिंग शुरू होती उसने जलसे की सदारत के लिए उस कॉलेज के प्रिंसिपल लुकस साहब, जो लुकस साहब था, उसका नाम तजवीज़ किया। लुकस अमेरिकी था, उम्र रसीदा, शहर के लड़कों की 3 पीढ़ियों को पढ़ा चुका था। अंग्रेज नहीं था, न हिंदू या मुसलमान। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह सदारत की कुर्सी पर आकर बैठ गया। सभी लोग बरामदे वगैरह में आकर हाल में बैठने लगे। तभी मुस्लिम लीग के एक नौजवान कारकुन और एक कांग्रेसी के बीच बहस होने लगी। लीगी उछल कर खड़ा हो गया, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बख्शी जी ये फरेब आप छोड़ दो। एक बार मान ले जा कि कांग्रेस हिंदू की जमात है, इसके बाद मैं इन्हें गले लगा लूंगा। कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। फसादों से पहले भी यही वाक्य बार बार सुनने को मिलता था। इस बीच कहीं से नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसी वक्त 10 आवाजें जगह जगह से उठी। खामोश। लुकस साहब कहने लगे, मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े लोग मौजूद हैं, कमेटियों में सब हैं, अमन चैन के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोग क्या करे हो? इस काम के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बस का इंतजाम करो जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दो, और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे उसमें बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करें तो इसका बड़ा असर होगा। तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव का स्वागत हुआ। सहसा एक साहब उठ खड़े हुए, शाहनवाज, शहनवाज, बस का इंतजाम मैं करूंगा। तालियों की फिर से गड़गड़ाहट हुई। तालियों की फिर गड़गड़ाहट होने के बाद शहनवाज अभी खड़ा था, पेट्रोल का सारा खर्च मैं दूंगा, आफरीन।
इस पर एक सज्जन उठकर कहे, साहिबान, प्रोग्राम तय करने से पहले क्या ये बेहतर नहीं हुआ कि हम बाकायदा अमन कमेटी कायम कर लें, उसके ओहदेदार चुन लें और बाज़ाब्ता तौर पर काम करें। ये भी चुनाव का मसला उठ खड़ा हुआ था। फौरन ही देवदत्त ने आगे बढ़कर, मैं तजवीज़ करता हूँ कि इस अमन कमेटी के 3 वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किए जाएँ। मैं जनाब हयात बख्श। ठहरिए, पहले इस बात का फैसला कर लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट 3 हो या कम या ज़्यादा। मेरी तजवीज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 होने चाहिए। जितने ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट उतनी अमन कमेटी ज़्यादा। इस पर एक सरदार जी बोले, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट आप 3 ही रखें, एक हिंदू, एक मुस्लिम भाई, एक सिख। कार्यकारिणी को आप बेशक बड़ा कर लें, लेकिन ये तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल ना लाए। ये अमन कमेटी है, देवदत्त फिर आगे बढ़ाए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सभी सियासी पार्टियों के रुकन इस कमेटी में शामिल हो। मेरी तजवीज़ है कि जनाब हयात बख्श साहब मुस्लिम लीग की तरफ से, बख्शी जी कांग्रेस की तरफ से और भाई जोधा सिंह गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से। एक सज्जन उठ खड़े हुए, अगर सियासी पार्टी के नुमाइंदे चुनना है तो तीनों पार्टियों के प्रधान चुने जाए, उनके नाम गिनाए जाए। लाला लक्ष्मी नारायण उठकर बोले, मुझे ये देखकर अजहद रंज हो रहा है कि आपने 3 सियासी पार्टियों के नाम तो गिनाए, लेकिन हिंदू सभा को बिल्कुल भूल गए कि ये सियासी पार्टी नहीं है। नहीं, ये सियासी पार्टी नहीं है। अगर वो सियासी पार्टी नहीं तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी तो सियासी पार्टी नहीं है। 5-7 व्यक्ति एक साथ उठ खड़े हुए। ये सिख कौम की तौहीन है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही सिखों की नुमाइंदगी करता है। देवदत्त लपक कर फिर सामने आ गया। साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिरकावानन अनासार के खिलाफ हमें लड़ना है। ये जरूरी नहीं कि किसकी नुमाइंदगी मिले, जरूरी है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुस्तरफा हो जाए और बात मान ली जाए, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तजवीज़ करता हूँ कि जनाब हयात बख्श, बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। मंजूर है, ठीक है, चलो आगे। एक आवाज़ आई। इस प्रकार किसी ने ताली बजाई और तभी बहुत से लोगों ने तालियां बजाई और प्रस्ताव का विरोध करने वाले को बोलने का मौका नहीं मिला। तजवीज़ मुत्तफिक राय से पास करा दी गई, यानी सब लोगों ने अमन कमेटी के लिए जो भी लोग थे उनको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जिनको जिनको कहा जा रहा है अमन कमेटी के उसमें, वो वही लोग रहेंगे और इनकी बातें लोग मानेंगे भी। इस पर मास्टर रामदास ने उठकर कहा, जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं कॉमरेड देवदत्त का नाम तजवीज़ करता हूँ। यानी वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी का पद है उसके लिए मैं कॉमरेड देवदत्त का नाम तजवीज़ करता हूँ। एक तो ये अनथक मेहनत कर सकते हैं, इन्हीं की कोशिशों से हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगले कुछ दिन नाजुक होंगे, अमन कमेटी को बड़ी होशियारी और मेहनत से काम करना होगा। इस काम के लिए कॉमरेड देवदत्त बड़े मौजू आदमी हैं। क्या शहर में सब नौजवान मर गए हैं? मनोहर लाल था, उसने कहा। आज भी एक और दीवार के साथ छाती पर बाजू बांधे पीछे खड़ा था। मैं पूछता हूँ, क्या सरकार के दुमछल्ले कौम के गद्दार कम्युनिस्ट ही इस काम के लिए रह गए हैं और सब नौजवान मर गए हैं? ये चुनाव ढोंग है। मैं इस मीटिंग से वॉकआउट करता हूँ। और वो मुड़कर हाल के बाहर जाने लगा। ठहरो यार, मनोहर लाल, कोई काम होने दिया करो। मनोहर लाल अभी बिगड़ा हुआ था। छोड़ो यार, हमने बहुत देखे हैं। मनोहर लाल सीधा मुंह पर कहता है, वो सगी बाप से नहीं डरता। पर कांग्रेस के कुछ नौजवान सदस्यों ने उसे रोक लिया। एक आदमी उसे काम पर से उठाकर मीटिंग में लौटा लाया। सभी सरकार के पिट्ठू इकट्ठे हुए हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। खामोश। मैं कॉमरेड देवदत्त के नाम की तायद करता हूँ। मैं तायद मजीद करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट। काम फिर कुछ असलूबी से चल पड़ा और इस तरीके से लक्ष्मी नारायण, मर्यादास, शहनवाज। तभी बहुत से मुस्लिम सदस्य एक साथ खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। आगे आगे मौला बख्श चला आ रहा था। इस कमेटी में हिंदुओं की अक्सरियत थी। हम इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। हमें पहले ही मालूम था कि ये हिंदुओं का हथकंडा है। 10 आदमी देवदत्त समेत उन्हें रोकने के लिए गए। दरवाजे पर देर तक हंगामा होता रहा। आखिर एक फार्मूले के आधार पर कार्यकारिणी चुनने का फैसला हुआ कि उसमें कुल 15 सदस्य होंगे और 15 सदस्यों में जो है 7 मुस्लिम, 5 हिंदू और 3 सिख। देर तक बहस हुई। बहस के दौरान लोग थकने भी लगे, पर आखिर में ये फार्मूला मंजूर भी हुआ और लाला लक्ष्मी नारायण भी शामिल हो गए। लाला मंगल सेन भी, शहनवाज भी और कितने ही और लोग। बेचारे श्यामलाल का नाम किसी ने नहीं लिया। वो देर तक आंकड़े वाले बाबू को कोर्ट को देखते रहे, लेकिन आंकड़े वाले बाबू झिझकता रहा। आखिर श्यामलाल खुद पर खड़े हुए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी इस कमेटी में खिदमत करने का मौका मिले। सीटें पूरी की जा चुकी थी। बैठ जाइए, मंगल सेन ने कहा। फिर एक और साहब उठे। मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख कमेटी में बढ़ा दिया जाए। ये नहीं हो सकता। इस तरह आप कितने लोगों को शामिल करते जाएंगे? मंगल सेन ने फिर बोला। मामला अभी तय हुआ ही नहीं था कि जबकि भोपू बजने का आवाज आ गया। देवदत्त प्रधान की कुर्सी पर से जाकर बोला, साहिबान, अमन की बस आ गई है। हम अपने पहले दौरे पर यहीं से रवाना होंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहिबान और इनके अलावा जितने भी साथी हैं वो भी चलें। बस में लाउड स्पीकर लगा दिया गया है। बस जगह जगह रुकती जाएगी और बारी बारी से हमारे मोहतरम बुजुर्ग लोगों को शहर में अमन कायम रखने की ताकीद करते जाएंगे।
लोग उठ खड़े हुए और उठ उठकर बाहर आने लगे। गुलाबी और सफ़ेद धारी वाला बस थी, अमन की बस। आगे छत पर दोनों कोनों में कांग्रेस और मुस्लिम के झंडे। लाउडस्पीकर का एक भोंपू आगे और एक पीछे था, इस पर यूनियन जैक का झंडा भी था। मनोहर लाल ने व्यंग से कहा, लोगों के बाहर आने पर बस में ये नारे गूंजने लगे, हिंदू मुस्लिम एक हो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा, कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठ कर आया था और लाउडस्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना, कछुक ने पहचाना। नत्थू मर चुका था। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। ये मुराद अली था, काले चेहरे और कटीली मूंछ वाला वही मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसके टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं कही जा रही थी। वो लाउडस्पीकर से नारे गुजार रहा था। शांति अभियान पर निकलने से पहले छोटी सी बहस हुई, कौन किस सीट पर बैठे, आगे कौन और कौन पीछे। आगे पीछे नहीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रधान साथ साथ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कुछ देर तक गड़बड़ी रही, बस खचाखच भरा गई, क्योंकि कुछ लोग रास्ते में अपने अपने घर के सामने उतर गए। सोहनलाल अंत तक बिगड़ता रहा, इस बस में या बैठूंगा या कम्युनिस्ट बैठेगा। मैं मुल्क के गद्दार के साथ हरगिज नहीं बैठूंगा। बस के पायदान पर खड़ा देवदत्त बोला, मनोहर लाल साहब, पर्दे के पीछे हमें कोई बात नहीं करते। हम कांग्रेस की दुम नहीं है, हम पेशेवर क्रांतिकारी हैं। शहर में अमन कायम करना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि सभी पार्टियों के लीडर को इकट्ठा किया जाए। आपकी पार्टी के भी, जिसके लीडर आप हैं, और जनता भी आप ही हैं। हम भी जनता हैं, रजत पसंद है, मगर इस वक्त शहर में अमन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। अमन अब क्या करवाओगे? मनोहर लाल ने चढ़कर कहा। अमन तो तुम्हारे साहब ने करवा ही दिया, फसाद करवाने के बाद अब तुम लोग अमन करवा रहे हो। श्यामलाल बरामदे में खड़े म्युनिसिपल चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का जिक्र एक एक से करते रहे। इस बीच मंगल सेन बस में कूद कर बैठ गए। बैठ ही नहीं गए, काफी आगे की सीट पर जा बैठे और अचानक उस पर नजर पड़ने पर श्यामल आग बबूला हो गया और भागता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे कोई नहीं बताता, मुझे कोई नहीं बताता, और लोगों को धकेलता हाँफता हुआ बस के अंदर चढ़ गया। मुस्लिम लीग के प्रधान के साथ बैठे हुए बख्शी जी सामने की ओर देखे जा रहे थे, पर गहरी उदासी में डूबे हुए थे। चीलें उड़ेंगी और अभी भी उड़ेंगी, उनका मन ही मन कहा। तभी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे मुराद अली ने फिर नारे लगाना शुरू किया और गूंजते नारों के बीच अमन की बस अपने शांति अभियान पर निकल पड़ी। बंगले में भोजन कस की स्निग्ध रोशनी में मेज के आर पार बैठे रिचर्ड और लीजा अपने भावी कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे। लीजा फिर से संभल गई और रिचर्ड को भी आज ज्यादा काम था नहीं। नगर का जीवन पटरी पर आ रहा था, छोटे अफसरों ने काम संभाल लिया था। मैं चाहता तो था कि ये कुछ देर के लिए रहता, टेक्सिला के म्यूजियम में थोड़ा काम होता, लेकिन वहां रह नहीं पाया। लीजा को ये सूचना पाकर मन ही मन खुशी हुई, तो तुम्हारी तबादला होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। रिचर्ड मुस्कुरा रहा था, मुंह से कुछ नहीं बोला। तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम्हारा सचमुच तरक्की होने वाला है। तरक्की की बात नहीं है लीजा, जिस जगह दंगा फसाद हो जाए वहां से सरकार आमतौर पर अफसरों को तब्दील कर देती है, नए अफसर वहां पे आ जाते हैं। क्या जल्दी ही चले जाना होगा? शायद, मैं ठीक तरह से नहीं जानता, मगर तुम तो यहाँ रहना चाहते थे ना? टेक्सिला म्यूजियम में काम करना चाहते थे, अपनी किताब लिखना चाहते थे। रिचर्ड ने कंधे विचका दिए, फिर उसने पाइप सुलगाया और मेज के नीचे टांग पसार कर तफरीह के मूड में मुस्कुराकर बोला, कहाँ से शुरू करूँ? क्या कहाँ से शुरू करूँ रिचर्ड? लीजा ने भावे उठाकर पूछा। तुम यही जानना चाहती थी कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था? आपकी बात। लीजा ने कंधे बेचका दिए, मानो कह रही हो सुनाओ या ना सुनाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या शुरू हुआ था और यहाँ पे क्या अंत हुआ। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने भीष्म सानी जी का जो तमस उपन्यास है, ये इसका अंतिम कड़ी था और आपने देखा कि यहाँ पे समाप्त हो गया। नत्थू चमार के सुअर मांगने से, मुराद अली के कहने से, सालोत्री साहब से जो घटना शुरू हुई थी, उस तरीके से इस घटना ने किस तरीके से रुख लिया, सांप्रदायिक दंगे को इस तरीके से प्रसारित किया। और जो लोग चाहे अमन कमेटी के बाद में जब बस में होकर पूरी अमन शांति कायम करना चाहते हैं, तो आपने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक दंगों को तूल दिया गया। अंग्रेजों के माध्यम से भी ये चीज़ देखने को मिला कि 4 दिन तक दंगा होता रहा, जब लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो अंत में तमस यानी अंधकार, अंधकार पूरी रूप में अपने आप में था। उजाला तो उनके हिस्से में आया जो सिर्फ दिखावे के लोग थे। और अमन कमेटी की बस के माध्यम से, या जब लास्ट में ज़मीनें बिक रही थी, इसके माध्यम से यही दिखाया गया कि किस तरीके से कुछ लोग हैं जो राष्ट्र के प्रति दिखाते तो हम समर्पित हैं, लेकिन वो राष्ट्र के प्रति बंदर बाट की राजनीति में सबसे उग्र रूप में आते हैं। चाहे बख्शी हो, मेहता हो, हयात बख्श हो, सब गले मिल रहे हैं और सब जिंदा है, और जो समान जनजीवन है वो त्रासमयी हो गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तमस उपन्यास भीष्म सानी जी का ख़त्म किया, और उपन्यास को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि और भी आगे जो भी उपन्यास है, इनको इन्हीं तरीके से समझे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, यही आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। ये उपन्यास का लास्ट वो एपिसोड था और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद।